नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों आज मैं आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। यानी कि जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 दे दिया है, मैं उन लोगों को सीबीटी 2 की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपने वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है और जो भी मैंने 8 पॉइंट्स बताऊंगा वीडियो के एंड में, आपने उन पर सीरियस तरीके से काम कर लिया है, तो मुझे लगता है दुनिया की कोई भी ताकत आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते कि आपको उन पॉइंट्स पर ईमानदारी से काम करना होगा, ऑनेस्टली काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट रहे हैं आपके, या आप कुछ और नया वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक दोस्तों, सीबीटी 1 के तकरीबन 70 to 80% एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि जो 7 फेज में से 6 फेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। आखिरी फेज बचा है 7वां फेज, उसके भी एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जैसी अभी न्यूज़ आ रही है अंदर से उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीबीटी 2 की। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीटी 1 के रिजल्ट और सीबीटी 2 की एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 1 से 1.5 महीना मिलता है, और उसमें आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और जो लोग सीबीटी 1 के बाद से तैयारी कर रहे हैं, या फिर मानो अब से भी तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 की, तो वो लोग आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे और वो सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप 1 महीने में कवर कर लोगे। आप कवर कर लोगे, लेकिन लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, तो आप फिर भी उनसे पीछे रह जाओगे। तो ये तो है मेरी पहली टिप्स। और दूसरी बात, अब आपने सीबीटी 1 दे दिया है, तो अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ या दूसरे एग्ज़ाम्स का पढ़ रहे हो, नहीं। जो रेलवे की जो एग्ज़ाम है, जो सीबीटी 1 में जिस टाइप के क्वेश्चन आए वैसे ही सीबीटी 2 में क्वेश्चन आते हैं, बस उनकी थोड़ी संख्या बढ़ जाती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, और वो किस किस सब्जेक्ट में होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इतना तो मैं आपको बता दिया है। और दूसरी बात, सीबीटी 1 का रिजल्ट और सीबीटी 2 के बीच में ज़्यादा गैप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्ज़ाम का प्रोसेस 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 2.5 साल तो इसको सीबीटी 1 कंप्लीट होने में ही लग गए हैं। तो इसलिए रेलवे भी चाहता है कि एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए। और जो रेलवेज़ में होता क्या है कि हर साल लोग रिटायर होते हैं, तो यहाँ पर भी स्टाफ की बहुत कमी रहती है, तो इसलिए इनको बहुत जल्दी है लोगों को रिक्रूट करने की। ठीक, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको तो एग्ज़ाम पैटर्न जल्दी से बता देता हूँ। तो जैसा कि आपने सीबीटी 1 में एग्ज़ाम दिया था और आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, और उसमें आपने जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस किए थे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस थे, और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में क्या होगा, तो दोस्तों टाइम आपका सेम रहेगा, 90 मिनट्स रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 100 से बढ़ के 120 हो जाएगी। यानी कि अब आपको उतने ही टाइम में 20 क्वेश्चंस ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में आपको जो पहले क्वेश्चंस 40 आ रहे थे वो अब आपको 50 करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको जो मैथमेटिक्स में जो आप पहले 30 क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपको अब 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और रही बात जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग की, तो उसमें भी आपको पहले जो आपने 30 क्वेश्चंस किए थे अब आपको 35 करने पड़ेंगे। यानी कि इस बार आपको उतने ही टाइम में 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 5 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, और 5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो इस तरह आपके टोटल 20 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं इसमें। तो अब आपका ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है कि आप उतने ही टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। इसके लिए आपको अपनी जो स्पीड है क्वेश्चंस करने की वो आपको बढ़ानी होगी। इसके अलावा आपको अपने एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस करें वो राइट करें और रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करें, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें। क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनती है, इस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है, और सीबीटी 2 के बेसिस पर ही आपको कोई भी पोस्ट मिलती है, चाहे वो कमर्शियल अप्रेंटिस हो, स्टेशन मास्टर हो, या गुड्स गार्ड हो, या और भी जो भी सारी पोस्ट हैं वो हो। ठीक है, तो इतना तो मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना ज़रूरी है। अब मैंने आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझा दिया है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंपैरिजन करके, तो अब आपका थोड़ा तो इतना सेट हो गया होगा कि हमें 20 क्वेश्चंस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब आप जैसा कि 8 पॉइंट्स देख रहे हैं, तो अब मैं इन 8 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और आपको बताऊंगा कि अगर आपने इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होना श्योर है, लेकिन करना ईमानदारी से है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि एनालिसिस, कि आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस करना है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो दोस्तों
मैंने आपको जो अभी बताया था कंपैरिजन करके सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो वो भी एक एनालिसिस है। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में आपको कितनी कट ऑफ चाहिए, जैसा आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हमें इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस करने हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा इस पोस्ट पर। कट ऑफ नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसके अलावा इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात तो रही हमारे एनालिसिस की। तो अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, चाहे वो आपका डी ग्रुप से लेकर यूपीएससी का एग्जाम हो, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसका सिलेक्शन हुआ है और उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं की सॉल्व किए। दोस्तों सब लोगों का होता है सिलेक्शन और वो सारे लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको एक एग्जाम का अंदाज़ा लग जाता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बूस्ट हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं पिछले साल वाले क्वेश्चंस बना पा रहा हूं तो इस बार एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों वो कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है स्टडी प्लान, कि हमें स्टडी प्लान क्या करना है। तो दोस्तों स्टडी प्लान में क्या होता है कि अभी से मान लो अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका सीबीटी 2 अप्रोक्स होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर या जनवरी या कभी भी होगा, 4 से 5 महीने के बाद में होगा आपसे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं कि मुझे इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेन 3 ही सब्जेक्ट हैं इसमें, तो उसमें हम उनको डिवाइड कर करके भी कर सकते हैं। तो डिवाइड के लिए मैं आपको बता दूंगा कि अगला कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको कि मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, रीजनिंग के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। उसमें आपको जनरल साइंस और जो भी कंप्यूटर या फिर जीके या फिर करंट अफेयर के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी और वीडियो में। अभी हम सिर्फ स्टडी प्लान जो हमारा तीसरा पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो स्ट्रेटजी हो सकता है वो आपकी हो सकता है आप किसी टॉपर की स्ट्रेटजी को फॉलो करें, लेकिन दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि दूसरे की स्ट्रेटजी को आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन ही आप फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पढ़ने का टाइम है, उसका पढ़ने का तरीका है वो अलग होता है टॉपर्स का। आपका तरीका अपना जेन्युइन तरीका है, तो ठीक है, बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो दोस्तों अब हमारा 4th पॉइंट है रिवाइज करना। तो दोस्तों रिवाइज करना किसी भी जो प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है कोई भी एस्पिरेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं और आप कितना भी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों वो कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का, वो आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि वो चीज़ें आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम पे तब आप वो सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी भी बुक को एक बार पढ़ा है फिर आपने दूसरी बुक पढ़ ली है, इस तरीके से आपने 10 बुक पढ़ ली है लेकिन एक एक बार पढ़ी है आपने और उनको रिवाइज नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एग्जाम में उसका प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पाएंगे और आप ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज रहेंगे कि ऑप्शन सी आंसर आएगा है ऑप्शन डी आंसर आएगा, और कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। तो दोस्तों किसी महान पुरुष ने भी ये कहा है कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे अपनी स्टडी के और रिवाइज ज़्यादा करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने रिसोर्सेज इतने रखे, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑफलाइन रिसोर्सेज है, इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और जब आपको रिवाइज करना है या आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप उनको कंसाइज फॉर्म में याद नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे और फिर आप एग्जाम में आउटपुट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें, एक फिक्स बुक रखें, उसको पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें ताकि आपका 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप सारे PDF या सारे लेक्चर्स आप डाउनलोड कर रहे हैं फ़ोन में रख रहे हैं लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, या आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंकली स्पीकिंग रिवाइज आप करिए, और मैं कह रहा हूँ एक चीज़ को आप कम से कम 10 बार रिवाइज कीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी एस्पिरेंट्स अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं। कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो उसका साइंस अच्छी होगी, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स आएगी। कुछ जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उनको जीके बहुत अच्छी होगी, उनको साइंस या मैथ्स में थोड़ा कुछ कम आता होगा। कुछ और जो दूसरे बैकग्राउंड से हो सकता है उनको रीजनिंग अच्छी आए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एस्पिरेंट है उसके सारे सब्जेक्ट
अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक सलाह दूंगा कि हो सकता है आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट हो या आपने उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की है, तो ठीक है, उसको आप एक रिवाइज बेसिस पर रख सकते हैं, क्योंकि उसको आप कभी भी पढ़ेंगे आपको आएगा, ठीक है। और आप उसका रिवाइज कर सकते हैं रेगुलर। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, आपको वो सब्जेक्ट ढूंढ कर उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपका फेमिलियर हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आ रहा था उतना ही अच्छा वो सब्जेक्ट आपको आने लग जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो मुझे जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं आती थी, करंट अफेयर तक दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया मैंने जनरल अवेयरनेस को और करंट अफेयर को, तो मेरा बहुत अच्छा बेस हो गया था और मुझे काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स भी आए थे, चाहे वो CBT 1 हो या CBT 2 में। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते हैं, आप उन पर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, मॉक टेस्ट देना ज़रूर है, क्योंकि उससे आप अपने स्टडी को एग्जामिन कर सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा है। क्योंकि पढ़ते हम बहुत सारा है, लेकिन उसको एग्ज़ाम के टाइम पे कितना यूटिलाइज़ कर पाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर हम कितना आउटपुट दे पाते हैं, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर हम एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन घर पर बना के, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट देंगे, और हम बिल्कुल वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करके घर पे देंगे, तो हमारा एक लेवल मालूम चल जाता है कि हमें एग्जाम में मान लीजिए कट ऑफ जाता है 80 नंबर, तो 100 में से 80 लाना है। लेकिन अगर घर पे आया हमारे 70 नंबर, तो हमें मालूम चल जाता है कि हमें 10 नंबर और इंक्रीज करने हैं, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या आपने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सीखने वाली चीज़ है। होता क्या है, मेरे साथ भी होता था कि मैं मॉक टेस्ट देता था, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे या जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है, या मुझसे गलत हो गए थे, तो मैं उनको सोचता था कि इनको कल देखेंगे, अगले दिन फिर अगला नया मॉक टेस्ट, और वो जो क्वेश्चंस थे उनको इवेलुएट मैं नहीं करता था, नहीं उनको चेक करता था, ना ही उनको सीखने की कोशिश करता था। तो बहुत दिक्कत होती थी। और लेकिन जब मैंने उनको करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, ठीक है, मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, प्लस उसका एनालिसिस करना मॉक टेस्ट का, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद बोलोगे कि सर बहुत अच्छी आपने मेरे को सलाह दी थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, वीकनेस। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट उनके वीक होते हैं। तो मैं उन्हीं वीक सब्जेक्ट्स की बात मैं फिर से कर रहा हूँ और पूरा जोर दे के कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि वीक सब्जेक्ट्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो ह्यूमन मेंटालिटी होती है वो क्या होती है कि हमें जो चीज़ आती है हम उसको बार बार करते हैं। मैथ्स मुझे अच्छी लगती है तो मैं मैथ्स को बार बार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे करंट अफेयर नहीं आ रहा है तो मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करूँगा, मैं उससे डरूंगा, ठीक है, और मैं उसको पीछे छोड़ता जाऊँगा और वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। तो इसलिए मैं आपको फिर बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक, तो आप उस वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस वीक सब्जेक्ट की ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि वही आपको आउटपुट देने वाला है। और अगर आप उसमें अच्छा कर लोगे ना, तो आपको जो मज़ा आएगा ना, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको। वो आपको एग्जाम के बाद में पता चलेगा और आप खुद बोलोगे कि हाँ, कितना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है हमारा रेगुलर स्टडी। तो अब रेगुलर स्टडी करना कितना ज़रूरी है दोस्तों? आप लोग कुछ ग्रेजुएशन से अभी निकल के आए हैं, यानी ग्रेजुएशन अभी करके आए हैं, और कुछ लोग अभी ग्रेजुएशन में होंगे तो उनका लास्ट ईयर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो और ग्रेजुएशन का एग्जाम अलग होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में होता है हम 1-2 दिन पढ़ के एग्जाम दे लेते हैं। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग में था तो लोग बोलते हैं कि इंजीनियर्स वन नाइट स्टडी करके पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपको कट ऑफ क्लियर करना नहीं होता है, आपकी सीटें लिमिटेड नहीं होती है। ग्रेजुएशन में आपको जस्ट एक पास होना है, आपको 40% या जो भी आपका क्राइटेरिया है वो क्लियर करना होता है। लेकिन यहाँ आपको टॉप में जाना होता है, यानी जितनी पोस्ट है उतनी ही पोस्ट में आपको कहीं ना कहीं एक सीट बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर लोग आपसे ऊपर निकल गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ वो आपका जो फंडा है ग्रेजुएशन वाला स्टडी का, कि कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़े, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। इसलिए यही मैं आपको कहूँगा कि आप रेगुलर स्टडी करें। दिन में अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो सिर्फ 3 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़े।
ऐसा नहीं कि एक दिन आप संडे को 12 घंटे पढ़ रहे हो, बचे हुए 6 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और मैं कह रहा हूँ उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेटर है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें और बेटर है कि आप अपने आप को एक रेगुलर बेसिस पर स्टडी करें, ताकि जिस दिन आप स्टडी नहीं करें तो आपको भी माइंड में होना चाहिए कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम मेरा अधूरा रह गया है, ठीक है। तो वो आपको अगर रह जाता है तो नेक्स्ट डे का प्लस जो आपका प्रीवियस डे का भी आपको ऐड करके आपको उतना टारगेट पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि टारगेट बेसिस अगर आप स्टडी करोगे तभी आप कहीं आउटपुट मिलेगा कि आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे आधा बुक कंप्लीट करना है, आज मुझे कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि सब्जेक्ट वाइज अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि एनटीपीसी का जो CBT 2 है उसमें पर सब्जेक्ट हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकें, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको कोई और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसमें आपको अच्छे से डिटेल दे दूंगा कि आपको जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, आपको रीजनिंग में क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है, और इसीलिए आप कमेंट सेक्शन ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।